आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है खोखली रस्में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओह, यह 1 साल लम्हे लम्हे की कसक ताज़ा हो उठती है। आस पड़ोस, घर, खानदान, कोई तो ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे बुरा भला ना कहा हो। मैंने आधुनिकता के आवेश में अपनी बेटी का जीवन खतरे के गर्त में ढकेल दिया था। रुपए का मुंह देखकर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया था और गौने की परंपरा को तोड़कर खानदान की मर्यादा तोड़ डाली थी। इस अपराधिनी की सब आलोचना कर रहे थे, परंतु अंधविश्वास की अंधेरी खाइयों को पाट कर आज मेरी बेटी जिंदा लौट रही है। अपराधिनी को सजा के बदले पुरस्कार मिला है। अपने नवासी के रूप में खोखली रस्मों का अस्तित्व नगण्य बनकर रह गया। कसमोकस के वे क्षण मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने प्रताड़नाओं के बावजूद खोखली रस्मों के दायरे को खंडित किया था। मैं रसोई में थी। ये पंडित जी का संदेशा लाए थे। सुनते ही मेरे अंदर का क्रोध चेहरे पर छलक पड़ा था। दाल को बघार लगाते हुए तनिक घूमकर मैं बोली थी, देखो जी, गौने आदि का झमेला मैं नहीं होने दूंगी। जो करना हो शादी के समय ही कर डालिए। लड़की की बिदाई शादी के समय ही होगी। अजीज बेवकूफ़ी है। ये तमतमा उठे। जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, तुम उसे क्यों नहीं मानोगी? हमारे यहाँ शादी में विदाई करना फलता नहीं है। सब फलेगा, करके तो देखिए। मैंने पतीली का पानी गैस पर रख दिया था और जल्दी जल्दी चावल निकाल रही थी। ज़रूर फलेगा, क्योंकि तुम्हारी कहा झूठ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इसीलिए व्यंग का जवाब व्यंग्यात्मक लहजे में ही मैंने दिया, क्योंकि अब हमारी ऐसी औकात नहीं कि गौने के पचड़े में पड़कर 80-90 हज़ार रुपये का खून करें। सीधे से ब्याह कीजिए और जो लेना देना हो एक ही बार में ले देकर छुट्टी कीजिए। मैंने अपनी नज़रें थाली पर टिका दी और उंगलियां तेजी से चावल साफ करने में लगी, कुछ ऐसे ही जैसे परंपरा के नाम पर कुरीतियों को साफ कर हटाने पर तुली हुई थी। एक ही विषय को लेकर साल भर तक हम दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ रहा। ये परंपरा और मर्यादा के नाम पर झूठी वाहवाही लूटना चाहते थे। विवाह के साल भर बाद गौने की रस्म होती है और यह रस्म किसी बारात पर होने वाले खर्चे से कम में अदा नहीं हो सकती। मैं इस धोती रस्म को जड़ से काट कर दृढ़ संकल्प थी। क्षणिक स्थिरता के बाद ये बेचारगी से बोले, बिमला की माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं? बात काटते हुए मैं विफर उठी। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 1 लाख रुपए लोन ले लिया। कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर रखे थे, वे भी निकाल लिए और अब गौने के लिए 80-90 हज़ार रुपये का लटका अलग से रहेगा। तो क्या करूं? इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो 1 बीघा खेत ही बेच डालूंगा। क्या कहा? खेत बेच डालोगे? लगा किसी ने मेरे सिर पर हथौड़े का प्रहार किया हो। क्षणभर को मैं इज्जत के ऐसे रख रखाव पर सिर धुनती रह गई। तीखे स्वर में बोली, उसके बाद सुधा और अंजना के ब्याह पर क्या करोगे? तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों के भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए बीघा के छोड़ गए हैं और तुम रस्मों की ढकोसलों पर हवन कर लोगे, लेकिन तुम्हारे बेटे किसका खेत बेचकर अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे? सत्य का नंगापन शायद इन्हें दूर तक झकझोर गया था। भूत बने ही ताकते रह गए। फिर रिक्त हंसी हंसकर बोले, तुम तो ऐसे कह रही हो बिमला की माँ, मानो 4 बच्चे ही तुम्हारे अपने हो और बिमला तुम्हारी सौत की बेटी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सौतेली माँ ही सही, लेकिन मैं गौना नहीं होने दूंगी। शादी करो,
तब पूरे खानदान को न्योता दो। गौना करो तब फिर से पूरे खानदान को बुलाओ। गहना दो, कपड़े दो, यह नेक करो वह जोक करो। सिर पे जितने बाल नहीं हैं उनसे ज़्यादा कर्ज लादे रहो, लेकिन शान में कमी न होने पाए। इनके होठों पर विवश मुस्कान फैल गई। जब कभी मैं ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ इसी तरह मुस्कुरा देते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो। इनके होठों की फड़कन कुछ कहने को बेताब थी, परंतु कह नहीं सके। उठ खड़े हुए और आंगन पार करते हुए कमरे की ओर चले गए। जब से बिमला की शादी तय हुई, शादी संपन्न होने तक यही सिलसिला जारी रहा। ये कंजूसी से ब्याह करके समाज में अपनी तौहीन करवाने को तैयार नहीं थे, और मैं रस्मों के खोखलेपन की खातिर चादर से पैर निकालने को तैयार नहीं थी। गौने की रस्म अलग से करनी ही होगी। शादियों से यह हमारी परंपरा चली आ रही है। मैं इस थोतेपन में विश्वास करने को तैयार नहीं थी। छोटी ननद के ब्याह पर ही मैंने यह निर्णय करके गांठ बांधी थी। याद आता है तो दिल कटकर रह जाता है। ब्याह पर जो खर्च हुआ वह तो हुआ ही। साल भर घर बिठाकर उसका गौना किया गया तो 80,000 रुपये उसमें फूंक दिए गए। गौना करवाने आए वर पक्ष के लोगों की तथा खानदान वालों की आवभगत करते करते पैरों में छाले पड़ गए। 30 पर भी मुर्गी अपनी जान से गई, खाने वाले को मजा न आया वाली बात हुई। चारों ओर से बदनामी मिली कि यह नहीं दिया वह नहीं दिया। इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपनी महरीन को देती हूँ। कंजूस, मक्खी चूस तथा इसी से मिलती जुलती असंख्य उपाधियाँ मिली थी। मुझे विश्वास था कि मैं वर्तमान स्थिति और परिवेश में गौना करने में आने वाली कठिनाइयाँ बताकर इन्हें मना लूँगी। जल्दी ही मुझे इसमें सफलता भी मिल गई। मेरी सलाह इनके निर्णय में परिवर्तन हो गई, किंतु ये नहीं फलता कि आशंका में ये उबर नहीं पाए। विवाह संबंधित खरीद फरोख्त की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी थी। रिश्तेदारों और बारातियों का इंतजाम ही शेष था। रिश्तेदारों में सबसे पहले आई इनकी रोबदार और दबंग व्यक्तित्व वाली विधवा मौसी रमा, खानदान भर की सर्वे सर्वा और पूरे गांव की मौसी। दोपहर का समय था। विवाह हेतु खरीदे गए गहने कपड़े एक एक कर मैं मौसी जी को दिखा रही थी। बातों ही बातों में मैंने अपना फैसला कह सुनाया। सुनते ही मौसी जी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। क्रोध से भरी हुई वो बोली, क्यों नहीं करोगी तुम गौना? दरअसल मौसी जी, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अलग से गौने का खर्च बर्दाश्त कर सके। मैंने गहनों का बॉक्स बंद करके अलमारी में रख दिया और कपड़े समेटने लगी। अरे वाह, क्यों नहीं है औकात? मौसी जी के आग्नेय नेत्र मेरे तन को सेकने लगे। क्या तुम जानती नहीं कि शादी के समय विदाई करना हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता? लेकिन इससे होता क्या है? क्या होगा? वर या वधू दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाएगी। साल भर के अंदर ही जोड़ा बिछड़ जाता है। मैं तनिक भी नहीं चौंकी। पालतू कुत्ते की तरह पाले गए अंधविश्वास के प्रति खानदान वालों के इस मोह में मैं पूर्व परिचित थी। अलमारी बंद कर कर पायताने की ओर बैठी हुई मैंने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन मौसी जी, हमारे खानदान में शादी के समय विदाई करना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? इसका भी तो कोई कारण अवश्य होगा। हाँ, कारण भी है। तुम्हारे ससुर के चचेरे चाचा जी की सौतेली बहन हुआ करती थी। विवाह के समय ही उनका गौना कर दिया गया था। बेचारी दोबारा मायके का मुंह नहीं देख पाई। साल की कौन कहे, महीने भर में ही मृत्यु हो गई। अब क्या कहूँ, सास का ख्याल ना होता तो ठंडा कर हंस पड़ती। तर्कशास्त्र की अवैज्ञानिक परिभाषा याद हो आई। किसी घटना की पूर्ववर्ती घटना को उस कार्य का कारण कहते हैं। आज वैज्ञानिक धरातल पर भी यह परिभाषा किसी न किसी रूप में जिंदा है, परंतु मुंहजोरी से कौन छेड़े मधुमक्खी के छत्ते को। मैं सहज स्वर में बोली, लेकिन मौसी जी, उनसे पहले जो विवाह के समय ही ससुराल जाती थी, क्या उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी? कैसी नहीं है कोई बात, मौसी जी गुर्राई। गांव भर में हमारे खानदान का नाम इसलिए लिया जाता है, दूर दूर के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी से भी बढ़ चढ़ कर गौना होता है। देखने वाले दीदा फाड़े रह जाते हैं।
तेरी फूफी सास के गौने में परिवार की हर लड़की को 2-2 तोले की सोने की जंजीर दी गई थी और ससुराल वाली लड़कियों को जरी की साड़ी पहनाकर भेजा गया था। तब की बात कुछ और थी मौसी जी, तब हमारी ज़मींदारी थी। आज तो 2 रोटियों के पीछे खून पसीना एक हो जाता है। महीने भर नौकरी से बैठ जाओ तो खाने के लाले पड़ जाएँ। फिर गौना का खर्च हम कहाँ से जुटा पाएँगे? इसे अपना अपमान समझकर मौसी जी तमतमा कर उठ खड़ी हुई। ठीक है, कर अपनी बेटी का ब्याह, न हो तो किसी ऐरे गहरे का हाथ पकड़ा कर विदा कर दे, सारा खर्च बच जाएगा। आने दे सुधीर को, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। जहाँ बहू बेटियों का कानून चले वहाँ ठहरना दूर भर है। मौसी जी के नेत्रों से अंगार बरस रहे थे। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मैं एक बारगी सख्ते में आ गई। मैं लपक कर उनके कमरे में पहुंची। वे अपनी साड़ी तय कर रही थी। साड़ी उनके हाथ से खींचकर याचना भरे स्वर में बोली, मौसी जी, आप तो यूं ही राई का पहाड़ बनाने लगी। मेरी क्या विसात की मैं कानून चलाऊं। अरे तेरी क्या बिसात नहीं है, न सास है न ननद। खूब मौज कर, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। उनकी आवाज़ में दुनिया जहान की व्यवस्था सिमट आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लगा किसी ने मेरा सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं विनम्र स्वर में बोली, मौसी जी, आज तक कभी हम लोगों ने आपकी बात नहीं टाली है। मैं हमेशा आपको अपनी सास समझकर आपसे सलाह मशविरा करती आई हूँ। फिर भी आप परंतु मौसी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई और उन्हें आश्वस्त कराने का प्रयत्न करने लगी। ये शाम हो आए। मौसी जी बैठी हुई थी। दोपहर का सारा किस्सा मैंने सुना डाला। मौसी जी का क्रोध सर्वविदित था। ये हारे हुए जुआरी के स्वर में बोले, तब क्या? मैं बोली, 50,000 रुपये मौसी जी से बतौर कर्ज ले लीजिए, 60-70 हज़ार रुपये चाचा जी से ले लेना, मिला जुला कर किसी तरह कर दो गौना। मैं और क्या कहूँ अब। बेटी मेरी है, उन्हें क्या पड़ी है, क्यों नहीं पड़ी है। मेरा रोष उमड़ आया। जब बेटी के ब्याह की हर रस्म उन लोगों की इच्छा अनुसार होगी तो खर्च में भी सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। संभवतः मेरे व्यंग को इन्होंने ताड़ लिया था। बिना उत्तर दिए तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गए। रात में भोजन करने के बाद ये और मौसी जी बैठक में चले गए। बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। पप्पू को सुलाने के बहाने मैं भी अपने कमरे में आकर पड़ी। दिमाग की नसों में भीषण तनाव था। सहसा मैं चौंक पड़ी। मौसी जी का स्वर वातावरण में गूंजा, अरे सुधीर, तेरी बहू कह रही थी कि गौना नहीं होगा। अब बता भला, जब विवाह में विदाई करना हमारे यहाँ फलता ही नहीं, तब भला गौना कैसे नहीं होगा। अब तुमसे क्या छिपाना मौसी, यह स्वर इनका था। मैं सरकारी नौकर जरूर हूँ, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा है कि पहले ही शादी में 1 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ गया। 2 और बेटियां ब्यानी हैं, सो अलग। 20-30 हज़ार रुपये में गौने में काम चलना नहीं है और इतने पैसे का बंदोबस्त मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मौसी जी के मीठे स्वर में कड़वाहट घुल गई। अरे तो क्या बेटी को दफनाने का ही तुले हो तुम दोनों? इससे तो अच्छा है उसका गला घोट डालो, शादी का खर्च भी बच जाएगा। अरे नहीं मौसी जी, तुम समझी नहीं। गौना तो मैं करूँगा ही। देखो ना, ब्याह से पहले ही मैंने गौने का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगले साल बैसाख में दिन पड़ता है। मौसी जी चहक पड़ी। और नहीं तो क्या, 50,000 रुपये तुम दे दो, 60-70 हज़ार रुपये चाचा जी से ले लूँगा, कुछ यार दोस्तों से मिल जाएंगे, ठाठ से गौना करूँगा। क्या 50,000 रुपये मैं दे दूँ? मौसी जी इस तरह उछली मानो चलते चलते पैरों के नीचे सांप आ गया हो। अरे मौसी, खैरात थोड़े ही मांग रहा हूँ, पाई पाई चुका दूँगा। वह तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए मैं लाऊंगी कहाँ से? मेरी आंखें उल्लास से चमकने लगी। भला मौसी को क्या पता था कि परंपरा की दुहाई उनकी भी परेशानी का कारण बनेगी। मैं दम साधे सुन रही थी। इनका स्वर था, अरे मौसी, दाई से कहीं पेट छिपता है, तुम हाथ झाड़ दो तो जमीन पर नोटों की बौछार हो जाए। हर कमरे में चांदी के रुपए गाड़ रखे हैं तुमने, मुझे सब मालूम है। अरे बेटा, मौत के कगार पर खड़ी हूँ, कर मैं झूठ बोलूँगी? लोग पराई बेटियों का विवाह करवाते हैं और मैं अपनी ही पोती के ब्याह पर कंजूसी करूँगी? लौटाने की क्या बात है? जैसे मेरा श्याम है वैसे तू भी मेरा बेटा है।
मेरी हंसी फूट पड़ी। लच्छेदार शब्दों के वातावरण में मन की बात छिपाना कोई मौसी से सीखे, भला उनकी कंजूसी से कौन ना वाकिफ है था। क्षणिक निस्पंदता के बाद इनकी कथी सी आवाज़ फिर उभरी, तब तो मौसी अब इस परंपरा का गला घोटना ही होगा। न मैं इतने रुपए का जुगाड़ कर पाऊंगा, न ही कोने का झंझट रखूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? जो तुम अच्छा समझो। जाने किस आघात से मौसी जी की आवाज़ को लकवा मार गया और वह गोष्ठी समाप्त हो गई। दूसरे दिन चाचा जी का भी सदल बल पर्दापड़ हुआ। परंपरा और रस्मों के खंडन की बात उन तक पहुंची तो वो भी आग बबूला हो उठे। सुधीर, यह क्या सुन रहा हूँ मैं भी शहर में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी में तुमसे भी ऊंची है, लेकिन हमने कभी अपने पूर्वजों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया। तुम लोग लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये बोले थे। गौने के लिए तो मैं खूब परेशान हूँ, लेकिन करूँ क्या चाचा जी? के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक गया। उनकी परेशानी पर मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, मैं चाहता था यदि आप 80,000 रुपये भी बतौर कर्ज दे देते तो शेष इंतजाम मैं खुद कर लेता और किसी तरह गौना कर भी देता। आप ही के भरोसे में बैठा था। मैं जानता हूँ कि आप पूर्वजों की मर्यादा को खंडित नहीं होने देंगे। चाचा जी का तेजस्वी चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। थूक निकलने हुए बोले, तुम तो जानते ही हो कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। फंड का जो रुपया मिला था उससे मकान बनवा लिया। मेरे पास अब कहाँ से रुपए आएंगे? सुनते ही अपना संतुलन खो बैठे। क्रोधावेश में इनकी मुट्ठियां बिछ गई, परंतु तत्काल अपने को संभालते हुए सहज स्वर में बोले, चाचा जी, जब आप लोग एक कौड़ी की सहायता नहीं कर सकते, फिर सामाजिक मर्यादा और परंपरा के निर्वाह के लिए हमें परेशान क्यों करते हैं? यह कहाँ का न्याय है कि इन खोखली रस्मों के पीछे घर जलाकर तमाशा दिखाया जाए? मुझ में गौना करने की सामर्थ्य नहीं है। इतना कहकर ये चुप हो गए। चाचा जी निरुत्तर खड़े रहे। उनके होठों पर मानो ताला पड़ गया था। थोड़ी देर पहले तक जो विमला के परम शुभचिंतक बने हुए थे, अब अपनी अपनी बगले झाँक रहे थे। अब कोई व्यक्ति मेरी बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला नहीं था। आज विमला भरी गोद ही सही सलामत अपने घर मायके लौट रही है। अंधविश्वास और खोखली रस्मों की निरर्थकता पाखंड प्रेमियों को मुंह चढ़ा रही है। शायद वे भी कुछ ऐसा ही निर्णय लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।